नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभी क्लासिफाइंग ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स। ऑडिटर की अलग अलग ड्यूटीज बताई। सबसे पहले ड्यूटी इन्होंने बताई है स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑडिटर की ये है कि कंपनी की जो बिजनेस की ट्रू और फेयर वैल्यू को दिखाना, मीन्स एक्चुअल में जो बैलेंस शीट बनी हुई है उनको वेरीफाई करना भी बिल्कुल सही में जो डाटा दिखाया गया बिल्कुल सही है या नहीं है। क्योंकि जब बिजनेस की पिक्चर बिल्कुल प्रॉपर दिखाई जाती है तो शेयर होल्डर उसी पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट कभी कंपनी को फंड की जरूरत होगी तो फंड तभी रेज होगा अगर बिजनेस की पिक्चर जो है प्रॉपर तरीके से सही दिखाई होगी। और टाइम टू टाइम कंपनी को बिजनेस को मेंटेन करते रहना, ये ड्यूटीज है ऑडिटर्स की। कहीं पे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम ऑडिटर से ही बात करते हैं, तो हमें वो कुछ ना कुछ कैसे रेज करना है या कोई एंट्री कैसे पास करनी है तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन ऑडिटर दे देता है। नेक्स्ट ड्यूटी इन्होंने बताई है आपके पास वो है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी का मतलब होता है डिपेंड करता है कि ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है भी सिर्फ उनको फीस देते हैं, जब वो आएगा वो फीस देगा और बस उसी टाइम का ही काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्होंने परमानेंट हायर किया होता है भी उनको पूरे साल की ही फीस देते हैं, एक ही बार में फीस देते हैं, लेकिन साल में जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उनको बुला सकते हैं। तो अलग अलग ड्यूटीज होंगी, जैसे उनकी ड्यूटीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसकी बेस पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो काम करते हैं। एक है ड्यूटीज ऑन टू दी थर्ड पार्टी। ड्यूटीज ऑन टू दी थर्ड पार्टीज का मतलब कि कंपनी में थर्ड पार्टीज वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कंपनी में कभी आना नहीं होता, जैसे कोई शेयर होल्डर हो गए या डेप्टर्स हो गए, वो डेप्टर्स बोल रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी में कम आते हैं। वो उन्होंने पैसा लगाया तो मैं इनसे तरह कंपनी को लोन ही दिया होता है, या फिर जिन्होंने कंपनी में उधार में सामान दिया होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनके प्रति भी ऑडिटर की जिम्मेवारी होती है कि ताकि बिजनेस की एक्चुअल में परफॉर्मेंस को दिखाया जाए। बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, जब उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर जाएगी सभी थर्ड पार्टीज के पास, या इसके बाद अलावा मान लीजिए सेल टैक्स डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके पास भी आपकी बिजनेस की रिपोर्ट जाती है, भी उनके पास भी प्रॉपर बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर पहुंचाना, अपनी तरफ से कुछ भी ओवर ड्रेसिंग करके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। ड्यूटी टू प्रिपेयर ऑडिटर रिपोर्ट्स। ऑडिटर की सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि अपनी रिपोर्ट्स बनाना भी उसकी जिम्मेवारी है। अपनी रिपोर्ट बनाए बिना कभी भी कोई भी काम को कंप्लीट नहीं कर सकता, मीन्स उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो अपनी रिपोर्ट्स जरूर बनाएगा। फिर है जर्नल ड्यूटी कैरिंग आउट ऑडिट्स। मेन ड्यूटीज क्या होती है, मान लो नॉर्मल वो ऑडिट कर रहा है तो उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। सबसे पहली ड्यूटीज है ट्रू एंड फेयर व्यू, बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू दिखाना, मीन्स एक्चुअल में जो काम हो रखा है बिजनेस में वो चीज दिखाना, ओवर ड्रेसिंग को दूर करना। कई बार कंपनी काफी ज्यादा ओवर ड्रेसिंग कर देते हैं तो उन चीजों को दूर करना। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सेकंड जो ड्यूटी है स्टैंडर्ड ऑफ केयर में मतलब कि जितने भी लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है उनकी केयर करना, ताकि उनको टाइम टू टाइम अपना पैसा मिल सके। कई बार कंपनीज होती हैं बेहिसाबी खर्चे डाल दिए, दिखा देते कि हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, इस साल हम नहीं दे सकते हैं, अभी कोई भी कमीशन देना चाहिए किसी कुछ दिन है, तो वो चीजों को दूर करना। मीन जिन लोगों ने पैसा दिखाया तो उनसे उनको टाइम टू टाइम अपना पैसा मिले, कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर दिखाई जाएगी तो उनका पैसा भी ऑटोमेटिक पे निकलता रहेगा। फिर है उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऑडिटर रिपोर्ट्स। ऑडिटर रिपोर्ट्स का मीनिंग क्या होगा, भी जब कोई ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करता है तो अपने बेस पे जो जो चीजें वो फाइंड करता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव लेके चलता है भी कंपनी में ये चीजें मुझे फाइंड करनी है, उन चीजों का जब वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट बनाता है एज ए विद एविडेंस, जब भी कोई चीज उसने फाइंड की, उसकी इंक्वायरी की, जब उसका एक्सप्लेनेशन लिया, उसकी रिपोर्ट जब बनाता है रिटर्न में, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट्स। ऑडिटर रिपोर्ट में सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि हर एक ऑडिटर जो है रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और गवर्नमेंट के पास सबमिट भी जरूर करेगा। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो उससे पहले ऑडिट होना जरूरी होता है। ऑडिटर की रिपोर्ट्स के बेस पे ही बैलेंस शीट को वेरीफाई किया जाता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। और हमेशा एज पर जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिटर की रिपोर्ट बनेगी। टेंडर ऑफ ऑफिस क्या होता है? टेंडर ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट इन्होंने बताया आपके पास क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन कौन बंदे जो हमारे जब भी हम कहते देखते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब वही होता है कि ऑडिटर कई बार क्या है अपनी ओपिनियन देते हैं, कई बार वो बोल के बताएगा या रिटर्न में बताएगा, कई बार क्या है ऑपोजिट ओपिनियन भी दे देता है। कई बार कंपनी ने जो बना के दिखाया डाटा तो ऑडिटर बोल सकते हैं भी इसमें कोई गड़बड़ है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है भी ऑडिटर की तरफ से क्या चीजें पास की गई या कौन सी चीजें में एडवर्स दिखाया गया, उसमें अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स में भी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। जो ऑडिटर की रिपोर्ट्स होंगी वो 4 कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब होता है भी जब ऑडिटर खुद बोल देता है कि
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी दिखाया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, एक्चुअल में सही नहीं दिखाया गया। इन्होंने लिखा अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन और वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है ट्रू फेल। ऑडिटर खुद ही बताना नहीं चाहता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बनी है। कई बार कंपनी ने ओवर ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा की होती है, तो ऑडिटर उसमें अपना डिस्क्लेमर लिख देता है कि मेरी तरफ से कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है। सेकंड, एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? उलट ही होता है। इन्होंने देखो लिखा भी है एडवर्स ओपिनियन द ऑडिटर स्टेट्स दैट इज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव इट ट्रूथ। एडवर्स का मतलब ये होगा अगर डायरेक्ट ही वो ओपिनियन में बोल देता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल भी ओके नहीं है। फिर है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है ऑडिटर एफिशिएंट डिस्क्लेम द ओपिनियन ऑफ द पार्टिकुलर मैटर विच इज नॉट कंसिडर्ड फंडामेंटल। जहां पर कहता है कोई वो बंदा सब्जेक्ट टू लिख देता है, उसका मतलब होता है भी इस चीज में वो जो ऑडिटर चाहता था, जो कंपनी के जो रूल्स, गवर्नमेंट के जो रूल्स है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो चीज फॉलो नहीं हुई है। मान लीजिए किसी जैसे फिक्स एसेट हो गया या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, उस बेस पे जो काम किया गया, जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, मीन्स वो रूल फॉलो नहीं हुआ, तो वहां पे ऑडिटर लिख देगा सब्जेक्ट टू। उसके बाद है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मीनिंग होता है कि ऑडिटर जो है खुद एक्सपेक्ट करता है एक पार्टिकुलर मैटर के ऊपर, मीन्स जिसको वो लगता है कि पूरी कंपनी में उसको लगता है कि एग्जाम्पल उन्होंने लिया है भी इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर रूल फाइंड नहीं हुए। मान लें जैसे कि लेबर के डिपार्टमेंट हो गया या कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया या फिर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया, मीन्स उस चीज़ के बारे में खुद ही अपनी तरफ से बताता है भी इन चीज़ों को उसने फॉलो नहीं किया है, भी उसकी तरफ से इसकी रिपोर्ट बनानी बहुत ज़्यादा टफ थी। या मान लो इसके जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एग्रीमेंट में बताया ही नहीं गया भी उसको आपको ये काम करना है, तो उस टाइम पे ऑडिटर उसमें जरूर लिख देगा भी ये काम जो है उसने किया ही नहीं है। यही पॉइंट उन्होंने आगे दोबारा फिर बताए हैं। एडवर्स और नेगेटिव ओपिनियन, कई बार ऑडिटर खुद जो है उलट या फिर नेगेटिव ओपिनियन दे देते हैं भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब कि वो अपनी तरफ से बताते हैं कि हम इस चीज को ऑडिट करने में बिल्कुल फेल है, मीन्स एडवर्स ही उनकी ओपिनियन होती है। नोट्स इन द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में हमेशा क्या है, नोट्स जरूर होते हैं, मतलब कि जब भी कोई ऑडिटर रिपोर्ट्स बनाएगा उसके नोट्स या फिर अनेक्सर जरूर बने होते हैं। कई बार कोई चीज को कंबाइन किया होता है 5-6 चीजों का, तो उनका डिटेल जो है अलग से रिपोर्ट्स में बने होने चाहिए, मीन्स उनके नोट्स साथ में लगे होने चाहिए किस चीज का आंसर मीन्स कहाँ पे निकला। कई बार ऐसे लिखा था, उसने लिखा होता है इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स अनेक्सर 1, तो अनेक्सर 1 पीछे लगा होना चाहिए। इन्वेंट्री 2 की रिपोर्ट्स अनेक्सर 2, तो आगे पीछे लगाना चाहिए, क्योंकि हेडिंग तो बना दी है, उसके आगे रिपोर्ट। जैसे हमारी बुक बनी होती है, फर्स्ट टॉपिक जो इतने पेज से स्टार्ट होना है तो हम उतने पेज पे चले जाते हैं, वैसे ही। रिपोर्ट्स इन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट्स जो हमेशा मैंने आपको वही बात बताई भी, जब भी रिपोर्ट्स बनेगी, रिपोर्ट्स जब भी ऑडिटर की बनेंगी उसमें साथ अनेक्सर जरूर होने चाहिए, मीन जो जो चीजों की वो इनको फुल इन्फॉर्मेशन देता है उसका अनेक्सर अलग से साथ में अटैच होना चाहिए। ऑडिटर की लेबिलिटीज आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मीन्स आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑडिटर के राइट्स, ड्यूटीज या फिर लेबिलिटीज अगर 10 नंबर में आता है, कई बार कंबाइन में पूछ लेते हैं, तो हम सभी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर की लेबिलिटीज। ऑडिटर की लेबिलिटीज कहता है एक यूनिक है, मान लो कोई भी बंदा, प्रोफेशनल बंदा जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो बंदा उसको अपॉइंट करता है उसी टाइम पे ही लेबिलिटी भी डिसाइड हो जाती है। सबसे पहले लेबिलिटीज में बात करते हैं कौन कौन सी हैं। पहली लेबिलिटीज है सिविल लेबिलिटी। सिविल लेबिलिटी का मतलब होता है भी मान लीजिए कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई लॉस निकल के आता है ऑडिटर की बेस पे, तो ऑडिटर उसके लिए जिम्मेवार माना जाता है, उसकी जिम्मेवारी ये होती है। ये नहीं होता कि उसको उठा के वो जेल जो ले जाते हैं, मीन जितने कोई भी लॉस हुआ होगा किसी भी बेस पे, तो ऑडिटर उसके हिसाब से खुद जिम्मेवार होता है। कई बार ऑडिटर जो है मान लो बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाने में फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे नुकसान जो होता है जो इस बंदे का होता है, तो वहां पे सिविल लायबिलिटी हो जाती है कि वो ऑडिटर के खिलाफ केस भी आगे लगा सकते हैं, मीन्स उसकी जिम्मेवारी पूरा लॉस उसको कवर करके देना पड़ता है। फिर लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी। कई बार ऐसे भी होता है कि ऑडिटर जो है अपनी परफॉर्मेंस देने में फेल हो जाता है, मीन्स जो भी एग्रीमेंट किया उस टाइम पे ऑडिट करने में फेल हो गया, या अपना टाइम पे ड्यूटी कर ही नहीं सका, तो उस टाइम पे भी उसको क्या है, जो भी गवर्नमेंट के इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनते होंगे, जितनी पेनल्टी बनती है उसको वो सफर करनी पड़ती है, मीन्स कई बार उसको जज सजा भी हो जाती है। इन्होंने कुछ देखो मोर मेजर लीगल डिसीजन लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जहां पे मीन्स ऑडिटर की वजह से फेल हुआ मीन्स अपना काम करने में, उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है अलग अलग कंपनी की। इन कंपनीज को आप खुद ही पढ़ के देख लेना, कहीं पे कोई केस लगे तो ऑडिटर के खिलाफ वो डिटेल में दी है उन्होंने। उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ मिस अफेंस। मिस अफेंस का मतलब है कई बार अगर ऑडिटर अपनी ड्यूटी में ब्रीच करता है, मीन ब्रीच का मतलब क्या होता है, धोखा करता है,
अपनी जगह किसी और बंदे को भेज दिया, कई बार मान लो वो बंदा ऑडिटर है ही नहीं, तो उस टाइम पे ऑडिटर के खिलाफ कंपनी जो भी चाहे, उनको लगता है भी एज पर गिल्टी या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के उसने कुछ भी हुआ है, तो कंपनी केस लगाएगी। वो उस टाइम पे कंपनी एक्ट के जो भी रूल अप्लाई होंगे उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस चलता है। उसके बाद मेजर की केस लो लिखा है, कोई लंदन में जनरल बैंक है लिमिटेड है, उन्होंने ऑडिटर के ऊपर ऐसे केस लगाया था, उसकी कोई एग्जांपल दी हुई है। एक है क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब अगर ऑडिटर अब कंपनी की रिक्वायरमेंट फिल करने में फेल हो जाता है, तो उसको उन्होंने लिखा है भी 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, 1 लाख या फिर उससे अलावा जो भी जुर्माना। कई बार ऐसे भी होता है उसको 2 साल की सजा प्लस पेनल्टी 20,000 तक लगती है, या फिर उससे ज्यादा भी, जो कंपनी एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है। जिस बंदे के आगे केस लगता है या कोर्ट डिसाइड करेगी, वो उसको पे करना पड़ता है। कंपनी की लायबिलिटीज जो बनती हैं उसको पे करनी पड़ेंगी। ये सारे पॉइंट दोबारा वही लिखे हुए हैं। एक इन लिखा थी कैनून ऑफ फोर्सिबिलिटी एंड प्रोक्सिमिटी। फोर्सिबिलिटी मीन्स जो कानून के अकॉर्डिंग रूल्स बने होंगे, जो मीन्स ऑडिटर अपने काम करने में फेल हो रहा है वही अप्लाई होंगे। अगर कोई बंदा बोले भी नहीं मुझे तो ये कुछ चाहिए, ये कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होता। कई बार कंपनी बोलती है हमारा इतने लाखों का लॉस हो गया, वो सारा ऑडिटर फील करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मीन्स कानून के अकॉर्डिंग सजा बनती है या फिर फीस बनती है, वो चार्ज ऑडिटर को पे करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा कि बंदा को इसको 10 साल की सजा या उम्र कैद कुछ भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। फिर है लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, कई बार क्या थर्ड पार्टी कंपनी में ऑडिट करवाती है, तो उनके प्रति भी उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है, उनको बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी है। अगर गलत रिपोर्ट पेश करता है, कहीं पे किसी प्रकार का लॉस होता है, तो थर्ड पार्टीज भी ऑडिटर के ऊपर केस लगा सकती हैं। थर्ड पार्टी मान सकते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी, एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, या जिन पार्टीज ने लोन दिया हुआ है कंपनी को। उन्होंने आपके पास बताया राइट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर के राइट्स हैं, वैसे हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थे, फिर भी वही 3-4 पॉइंट है। राइट टू कॉल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो उसके लिए किसी भी बंदे को कॉल कर सकते हैं और उससे एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता अभी मेरे से बिना पूछे या कोई गवर्नमेंट से आप वो लेके आइए परमिशन, मेरे से अगर पूछना है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से कोई परमिशन लेनी, किसी से भी कोई क्वेश्चन करने हैं, करके उसका एक्सप्लेनेशन ऑडिटर अपने बेस पे ले सकता है। सेकंड है राइट टू हैव द एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी ने जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उनको चेक करना चाहे तो ऑडिटर चेक कर सकता है, उसके पास राइट्स होगा। कई बार कंपनी कोई बुक्स को नहीं दिखाती तो ऑडिटर चाहे भी ये बुक्स मुझे चाहिए तो वो मंगवा सकता है। पुराना डाटा चाहिए तो पुराना डाटा भी मंगवा सकता है। जरूरी नहीं है कि 1 साल का, कुछ पिछले साल का भी डाटा अगर चाहे तो वो फाइंड करना चाहे तो कर सकता है। राइट टू द नोटिस एंड अटेंड टू द जनरल मीटिंग। कंपनी में ऑडिटर जो होगा उसके पास एक राइट होता है कि अगर नोटिस भी कोई देना हो, मान लो कई बार अपनी बेस पे कोई मीटिंग कंपनी में रखनी हो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स जो भी होंगे उनको नोटिस भी भेज सकता है। और कंपनी की जो जनरल मीटिंग है, या फिर एजीएम हो, स्टेचरी मीटिंग हो, या फिर उसके अलावा क्लास मीटिंग होती है कि टाइम टू टाइम स्टेचरी मीटिंग भी कई बार कंपनी में बुला ली जाती है, तो उसको भी अटेंड कर सकता है। और प्लस उनमें जो मिनट्स बनेंगे, कई बार रिप्रेजेंट खुद अपना प्रेजेंट नहीं कर पाया खुद को, तो उसके मिनट्स भी उसको ले सकते हैं। मीन्स पॉइंट्स में लिख सकते हो राइट टू रिसीव दी मिनट्स ऑफ द एजीएम। मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी मिनट्स बनते हैं उनको भी वो रिसीव कर सकता है। टॉपिक हुआ आपका ये वाला ऑडिटर वाला खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है आपका कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के बारे में पहले तो कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे हमें पता है, कॉस्ट अकाउंट्स भी जैसे पढ़ते हैं, कंपनी में जितनी प्रकार की कोई कॉस्ट लगती है उनको चेक करते हैं, वो भी कॉस्ट बनाई गई तो कैसे बनाई गई, मीन्स एक्चुअल में उतना खर्चा हुआ या नहीं हुआ। कॉस्ट ऑडिट में यही देखा जाता है, होता तो सेम फाइनेंशियल ऑडिट की तरह ही है, लेकिन उसमें चेक करेंगे कि एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंसर्न। कंसर्न का मतलब हो गया जो भी फर्म होगी जिसके रिलेटेड वो चीज फाइंड कर रहे हैं, भी एक्चुअल में जो उसका रिकॉर्ड भी बनाया गया या नहीं बनाया गया। कंपनी कोई भी कॉस्ट बना के दे रही है, उसके पास उनका प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखा है रिपोर्ट एज वेदर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स हैव बीन एडहर्ड और नॉट। जो कंपनी में कॉस्ट प्लान सेट किए गए वो सबसे डिस्कस किए गए या नहीं किए गए। अपने बेस पे कुछ भी कॉस्ट तो नहीं बना ली, मीन्स कंपनी को लगा मैंने 500 रुपये मेरा खर्चा हुआ तो मैंने 15,000 की कॉस्ट बना के रखी हुई है, ऐसा कुछ तो नहीं है। एक्चुअल में जो कॉस्ट बनाएगी वो वैल्यूएबल भी है या नहीं है। मार्केट में कई बार ऐसे भी ऑडिट करवा लिया जाता है कंपनी में, जो कंपनी खर्चे बहुत ज्यादा दिखाते हैं, मीन्स हमें इतना ज्यादा खर्चा है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑडिट हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट ही करवा लेती है, मान लो बहुत लोगों ने केस लगा दिया उस कंपनी के ऊपर, तो उस टाइम पे भी कॉस्ट ऑडिट हो जाता है। कॉस्ट ऑडिट का प्रोसीजर क्या है? कॉस्ट ऑडिट जो है 2011 और 2012 से ऑनवर्ड ही स्टार्ट हुआ।
पहले तो सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट ही होता था। बहुत सारी जो बड़ी एमएनसी कंपनीज हैं जिनका काफी बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पर ही सिर्फ कॉस्ट अकाउंट और कॉस्ट ऑडिट चलता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स अभी ज्यादातर कंपनीज में है भी नहीं। बहुत सारी कंपनीज करती ही नहीं है, मीन सिर्फ फाइनेंशियल ही अकाउंट्स होता है और उसका ही ऑडिट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑडिट कहीं पर भी होता है, वहां पर पहले कॉस्ट अकाउंट होना जरूरी है। बहुत सारी कम ही कंपनी होंगी, मान के चलिए तो 5% मान लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा 10% कंपनीज होंगी जिनमें कॉस्ट ऑडिट चल रहा है। अदरवाइज तो कॉस्ट ऑडिट किसी में है नहीं। आइए कौन है? इसका प्रोसीजर सेम है। पहले सबसे पहले तो क्या है, कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करने का सबसे पहला पॉइंट देखा जाएगा कि कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को चेक करके ही ऑडिट कर स्टार्ट होगा। फिर कौन कौन सी चीजें एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट फाइंड करने वाली है, उन चीजों को फाइंड किया जाता है। जब भी कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट होगा, इसमें एक एनेक्सर लिखा हुआ है इनक्लोजर विद द फॉर्म 23C। कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट होना तो ये फॉर्म हमेशा उसके साथ लगना चाहिए। इन लिखा हुआ है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी सैंक्शनिंग द प्रपोजल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल बाय हैज बीन सोल्ड। जब भी कॉस्ट होगा, एक तो कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने पास किया भी ऑडिट होनी चाहिए, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी होनी चाहिए। कॉस्ट ऑडिट हो रहा था तभी अप्रूवल पे होता है, वैसे तो कॉस्ट ऑडिट होता ही नहीं है। सेकंड लिखा कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द सेक्शन। जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर का कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करेगा तो उससे भी सर्टिफिकेट लेना है, भी वो कंपनी में जोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है तो वो कंपनी का ऑडिट कर सकता है। इन केस ऑफ चेंज इन द कॉस्ट ऑडिटर, लेटर ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर इन्फॉर्मिंग अबाउट इन द चेंज। अगर कंपनी में कोई कहता पुराना ऑडिटर चेंज हुआ है तो उससे भी लेटर लेना होगा, भी हाँ उसने कंपनी में चेंज कर लिया है, वो कंपनी को लीव करके तभी न्यू पर्सन जो है कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप्रूवल लेटर सच भी एक्सटेंशन। अगर मान लीजिए कहता फाइनेंशियल ईयर में एक्सटेंशन है, मीन्स 1 साल या 2 साल कंपनी ने कॉस्ट ऑडिट करवाया नहीं है, तो उसकी भी अप्रूवल उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। विदाउट अप्रूवल रहेगा फिर कॉस्ट ऑडिट दोबारा नहीं होता है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इज थ्रू ऑनलाइन। जितनी भी कोई फीस बनती होंगी, गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल ले रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल ले रहे हैं, सभी की सभी पेमेंट जो है ऑनलाइन होनी चाहिए। आजकल वैसे ही ऑनलाइन सिस्टम चलता है, कैश में या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट में हमारे पास आ रहा है मैक्रो और कैरो। पहले जो मीन्स नाम था वो था मैक्रो, इसको बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, इसका रिकॉर्ड ऐसे ही बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अदर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स। कैरो का मीनिंग यही था। अभी जो नाम बन गया वो कैरो है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स है। ठीक है, पहले मीन्स मैन्युफैक्चरिंग साथ में लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनी बोलते थे, अभी सिर्फ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ही बोलते हैं, जो नेम चेंज हो गए। इसके रिकॉर्डिंग क्या कहता है, कुछ क्लोजेज रिमोव, जब भी ये मीन्स मार्को से कैरो बना है तो कुछ क्लोजेस रिमूव की गई है। मतलब कि सबसे पहले लिखा है द क्लोजेज रिमूव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रॉम द इंक्लूड विद रिगार्ड टू द इवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अनरिसीवेबल डैमेज स्टोर्स, सेल एंड डिस्पोजेबल स्क्रैप, पर्सनल एक्सपेंसिव चार्ज, रेवेन्यू अकाउंट, स्पेशल क्लोजेज एप्लीकेबल सर्विसेज एंड ट्रेडिंग कंपनीज। जितनी कहता ट्रेडिंग कंपनी थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनमें जो भी रिवैल्यूएशन करते थे एसेट्स, फिक्स एसेट्स की, कोस्ट अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो चल ही रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिवैल्यूएशन खत्म कर दिया गया, मतलब कि जब से मैक्रो से कैरो हुआ। और उसके बाद लिखा है अनरिसीवेबल डैमेज, जितने भी कंपनी में स्टोर के डैमेज हुए या कोई और नुकसान हुआ उन सभी चीजों को दूर कर दिया गया। क्लोजेस एक्सपेंडेड, कुछ चीजें बढ़ाई भी गई हैं, मींस मैक्रो से जब कैरो हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैक्रो और कैरो कौन कौन सी क्लोजेस हटाई गई और कौन कौन से रूल, क्लोजेस का मतलब हो गया रूल कौन कौन से अप्लाई किए गए। सबसे पहले रूल इन्होंने अप्लाई जो किया, इन्होंने लिखा है ऑडिटर टू स्टेट वेदर द ट्रांजैक्शन एंटर्ड हैव बीन मेड एट प्राइसेस व्हिच आर रीजनेबल हैविंग रिगार्ड द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ऑडिटर को ये भी दिखाना होगा कि कंपनी जो प्राइसेस लगा रही है एक्चुअल में प्राइसेस मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ये ऑडिटर की जिम्मेवारी है। सेकंड उन्होंने ये बताया कि ऑडिटर आल्सो हैव इन्वेस्टिगेट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने जितनी भी लोन्स और एडवांस की एंट्रीज पास की हुई हैं उनको भी वेरीफाई ऑडिटर जरूर करेगा। While commenting on fixed assets, auditor needs to comment whether the going to concern is affected is central part of the fixed asset have been disposed of during the year. अगर कहता ऑडिटर फिक्स एसेट के ऊपर कमेंट करने जा रहा है, कोई भी वो फिक्स एसेट को भी चेक करने जा रहा है, तो उसको उसके ऊपर देखना होगा कि एक्चुअल में फिक्स एसेट में कोई टाइम पीरियड लीव तो नहीं हुआ, एक्चुअल में जो टाइम पीरियड दिखाया गया वो बिल्कुल सही है, कोई एडिशन तो नहीं हुआ या फिर कोई सेल तो नहीं हुई एसेट्स में, सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे।
In case of controversy section of Company Act, the nature of the controversy should be expand upon the compliance with the order of CLB need to the। अगर मान लीजिए कहता कंपनी में जो ऑडिट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है तो CLB से अप्रूवल भी उसकी होनी चाहिए, मींस जो कंपनी लॉ बोर्ड है उससे। Dispute statutory dues such as sale tax, income tax, custom tax, excise duty such amounts involved the forum where disputes is pending need to be mentioned। अगर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब तो ये होगा भी मान लो इनकम टैक्स का केस लगा हुआ है, सेल टैक्स का लगा हुआ है, या फिर कोई अलग से कोई कंपनी का टैक्स पेंडिंग है जिसका झगड़ा काम गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही चल रहा है, उसको भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन जरूर करेगा। पहले इन चीजों को नहीं देखा था, ऑडिटर रिपोर्ट में सिर्फ अपना कंपनी का डाटा बनाया और मैच करके दे देते थे, लेकिन अब इन चीजों को उन्होंने बोल दिया कि ऑडिटर अगर रिपोर्ट बना रहे तो इन चीजों को भी चेक करके साथ में लिखेगा। With the impending death of FBI, for incept signs of the sickness have been defined to the mean economic losses and financial years are not less than 50% need। ये पॉइंट तो हमारे इसमें आता नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ही आता है। मान लीजिए कहता किसी बंदे की कोई डेथ हो जाती है जो बेनिफिशियरी है कंपनी में, तो उसकी डेथ होने पे जो उसकी सिकनेस जो वजह से कोई भी लॉस हुआ या 50% कुछ भी जो चार्ज पेमेंट्स हैं, ये सारा फाइनेंशियल में आता है, ये कॉस्ट में नहीं है, पॉइंट तो लीव करेंगे। एक इन्होंने साथ में दिए न्यू क्लोजेस, जो हमारे पास न्यू रूल्स लगे हैं कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स के ऊपर, मीन जो कंपनी में कोस्ट की ऑडिट रिपोर्ट्स बनती है उनमें न्यू रूल्स आए हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट बाय द कंपनी इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक इज टू बी मेंशन्ड, पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट आर टू बी क्वांटिफाइड। कंपनी कितने टाइम से डिफॉल्ट चल रही है, जो उन्होंने टैक्स नहीं भरे हैं, जब बैंक का पैसा नहीं दिया गया है, और टाइम पीरियड भी और क्वांटिटी भी आपको देखनी होगी, और ये भी साथ में लिखना होगा भी कितने टाइम से वो डिफॉल्ट चल रही है। इन केस ऑफ कंपनी हैज ग्रांटेड लोन बाय वे ऑफ प्लेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर कंपनी ने लोन इशू किया हुआ है, मतलब कि किसी के प्लेज ऑफ शेयर्स, किसी के शेयर अपने पास रख लिए, उनको बोल दिया हमने आपको लोन इशू किया हुआ है, उसके बाद लिखा किसी को डिबेंचर इशू कर दी है या सिक्योरिटीज इशू कर दी है, उन कंपनी से लोन इशू किए हुए हैं विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कंपनी को ऑडिटर को बताना होगा। प्रोविजन एंड स्पेशल स्टेटस एप्लीकेबल चिट फंड आर टू बी रिपोर्टेड। किसी ऐसी संस्था में पैसा लगाया हो, जैसे चिट फंड का पहले भी हमने कल बोला, चिट फंड घोटाला भी एक बार शायद आया था न्यूज में, शायद सुना हो आपने। एक फाइनेंशियल कंपनी सी थी, उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट होती थी, तो बहुत सारा घोटाला भी चला था, बहुत काफी न्यूज में आया भी था चिट फंड घोटाला वगैरह से टाइप। तो ऐसे किसी कंपनी ने मान लो कहीं पे कोई पैसा लगाया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ऑडिटर देगा। स्पेसिफिक पॉइंट्स रिगार्डिंग रेशियो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अप्राइजल, क्रेडिट प्रपोजल्स एंड रीपेमेंट स्कीम्स आर टू बी रिपोर्टेड। मान लो कहता कंपनी ने किसी प्रकार के कोई प्रपोजल किसी को दी हुए हैं, जो कोई नॉर्म्स बनाई हुई हैं अपने बेस पे पेमेंट्स इकट्ठा करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं पे की हुई है, उन सभी चीजों की रिपोर्ट्स कंपनी को ऑडिटर को देनी होगी। कंपनी डीलिंग इन शेयर्स वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन। अगर कोई कंपनी शेयर में डील कर रही है, वैसे तो कॉस्ट अकाउंट में इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अगर कोई कंपनी शेयर में डील कर रही है, कॉस्ट के साथ साथ वो शेयर की रिपोर्ट्स भी ऑडिटर बना के देगा भी एक्चुअल में उनका पैसा मैच हो रहा है कि नहीं वैल्यू। ऑडिटर टू बी रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर द कंपनी हैज गिवन एनी गारंटी लोन टेकन बाय द अदर्स। अगर कंपनी ने किसी प्रकार की कोई गारंटी किसी को दी हुई है, लेना किसी और पर्सन ने लोन था, कंपनी ने गारंटी दी हुई है, तो ऑडिटर इसकी भी रिपोर्ट्स बनाएगा। ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर द टर्म लोन हैव बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस विच दे हैव ऑब्टेन्ड। ऑडिटर को ये चीज की रिपोर्ट भी बनानी होगी, अगर किसी कंपनी ने टर्म लोन लिया हुआ है, जिस पर्पस के लिए लिया हुआ है उस पर्पस को भी बताना होगा। कई बार कंपनी ने कुछ और बता के लोन लिया होता है, ऑडिटर ने कुछ और बता दी रिपोर्ट्स में, तो वो वहां पे केस भी लग सकते हैं। ऑडिटर हैज रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर द फंड्स हैव बीन शॉर्ट टर्म बेसिस वर यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ऑडिटर को ये भी बताना होगा अगर कंपनी शॉर्ट टर्म लोन लिए थे, अगर उनको लोन को कहीं लॉन्ग टर्म में यूज तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज के बारे में कमेंट करने होंगे। वेदर सिक्योरिटीज हैव बीन क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशू। कई बार कहता कंपनी ने सिक्योरिटीज बनाई हैं लेकिन डिबेंचर इशू करके, मीन डिबेंचर का मतलब होता है भी लोन इशू करना, एक तरह का लोन लेने। डिबेंचर होल्डर कभी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो तो सिर्फ इंटरेस्ट ब्याज पे ही काम करते हैं। तो ये चीज के बारे में रिपोर्ट भी ऑडिटर को बनानी होगी। वेदर एनी फ्रॉड बाई कंपनी हैव बीन नोटिस रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द, अगर कंपनी ने किसी प्रकार का फ्रॉड किया किसी से पूरे साल में नोटिस में आता है, तो इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अगर मैनेजमेंट ने किसी चीज को दिखाने से मना कर दिया है, मीन्स कोई रिपोर्ट्स मैनेजमेंट नहीं दे रही है, तो उसकी रिपोर्ट्स भी ऑडिटर बनाएगा। अगर ऑडिटर को लगता है भी अनफेवरेबल है या फिर अनक्वालिफाइड कंपनी है, मीन्स उसका फेवर नहीं करती कंपनी, तो उसकी रिपोर्ट्स भी आगे जरूर कंपनी लॉ बोर्ड में सबमिट करेगा।
फिर इन्होंने बताया प्रोज एंड कॉन्स। ऑडिटर रिपोर्ट जब जो मैक्रो या कैरो है, इसके प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो न्यू रूल अप्लाई हुए उसके फायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। इन्होंने तो पैरे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। फायदे में मान के चलें कि एक तो कंपनी की एक्चुअल में जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल प्रॉपर पता लग जाती है। कंपनी जो प्राइस सेट कर रही है उसके बारे में पता लग जाता है। सबकी ड्यूटीज इजिली बेस पे सेट हो जाती है, मीन्स सबकी अथॉरिटी सेट हो जाती है और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव जो है इजिली बेस पे अचीव कर सकती है। ये 4-5 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं। इसका लॉस क्या होंगे, मीन्स कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, पेपर वर्क इंक्रीज होता है, काम का बर्डन भी इंक्रीज होता है। समटाइम कोई पर्सन जो अपनी आजादी से काम करते हैं तो उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, पेपर वर्क इंक्रीज होगा। टाइम भी कंज्यूम होता है, क्योंकि जब कॉस्ट अकाउंट होता है ना, तो कॉस्ट अकाउंट में अकेली चीज को फाइंड किया जाता है। कोई पैसा आया तो कहाँ से आया, आपने जो खर्चा दिखाया है बिल्कुल सही भी नहीं है, तो अदर पार्टीज को भी टाइम लगता है, मीन्स में टाइम भी हमारा कंज्यूम होता है। तो 2-3 पॉइंट इसके अकाउंट्स में हम लिख सकते हैं, टाइम कंज्यूम, प्रेशर बिल्डिंग। कई मैनेजमेंट कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कई बार क्या है, मैनेजमेंट में आपस में भी झगड़े हो जाते हैं जब कॉस्ट अकाउंट होता है, क्योंकि हर एक बंदे से रिपोर्ट्स की जाती है और हर एक बंदे को वेरीफाई किया जाता है। तो कई बार बंदे में डिप्रेशन मान लीजिए या किसी भी चीज की वजह से जो है झगड़ा हो सकता है। ठीक है, ये इन्होंने आगे आपके पास एक अलग से 2-3 पेज में दिखाए हैं। मैक्रो और कैरो के बारे में अलग अलग लिखा है, पहले फुल नेम क्या था, बाद में क्या चेंज हुआ, वो पॉइंट्स लिखे। मीन्स आप सिर्फ उसके पढ़ लीजिए मैक्रो और कैरो है क्या। मीन्स मैक्रो का फुल नाम तो मैंने पहले बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स। कैरो हो गया कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स। इन दोनों में डिफरेंस तो कुछ नहीं है, पहले नाम वो था अभी नाम ये हो गया। लेकिन जो न्यू रूल अप्लाईज हुए हैं तो आपको करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। 10 नंबर का अलग से ही क्वेश्चन आ सकता है, मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट नेम से ही क्लियर है कि हमने कंपनी की मैनेजमेंट को असेस करना। मींस कंपनी की कॉम्पिटेंसी लेवल्स, उनकी कैपेबिलिटी, कंपनी में जो स्टाफ है वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका, मींस एफिशिएंसी लेवल चेक करेंगे, कैसे वो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कर रहे हैं या कैसे अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं वो मैनेजमेंट बेस पे ही अचीव होते हैं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होगी तो वो कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव या अपना प्रॉफिट कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में इन्होंने लिखा है, मैनेजमेंट ऑडिट में कहता हम सबसे पहले वर्क एक्टिविटी को चेक करते हैं, मीन्स उनका काम करने का तरीका, कैसे ऑडिट में अपना साथ देते हैं मीन्स कंपनी में। प्लस मैनेजमेंट ऑडिट जो करते हैं उसका फर्स्ट मेथड तो ये होगा भी इंस्पेक्शन करना ही है। मीन्स इन्होंने लिखा भी है प्रोसेस ऑफ आउटपुट अगेंस्ट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें बता दी जाएंगे, उस बेस पे हमारे आउटपुट को चेक किया जाता है। सबसे पहले माना जाए भी रिपोर्टिंग सिस्टम में मान लें मैनेजमेंट की, उस बेस पे वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर कोऑपरेशन लेवल देख लें मैनेजमेंट में, वो कैसे दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ उनका बिहेवियर कैसा है। ये सारे काम मैनेजमेंट के ही होते हैं, मैनेजमेंट ही पूरी कंपनी को चलाती है। तो उनका जब ऑडिट होता है तो उसमें उनकी एफिशिएंसी लेवल ही चेक की जाती है। इसमें मैनेजमेंट ऑडिट में कहता कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कौन कौन से, मींस एट्रीब्यूट में इसको सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एथिकल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सब लोगों की एथिकल वैल्यूज क्या है और उनके एटीट्यूड क्या है। एथिकल वैल्यूज हर एक बंदा अपने हिसाब से क्या क्या सोचता है, क्योंकि आपकी सोच अलग होगी, हर एक बंदे की सोच अलग होगी। फिर आप अपने सोच के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड कैसा है, उस चीज को मैनेजमेंट ऑडिट में चेक किया जाता है। क्योंकि कोई बंदा कंपनी में आया है वो तो सिर्फ ऊपर वाली हवा में ही रहता है, उसको नीचे वाली हवा पसंद ही नहीं है, तो फिर उसको चेक किया जाता है ना। तो ये भी चीज देखा जाता है, कई बार जल्दी से नीचे भी गिर जाता है ऐसा बंदा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी जो उसके पास काम करने की कला है वो कैसी है। हर एक बंदा अपनी नॉलेज का, मान लो कोई बंदा कंप्यूटर नॉलेज वाला तो वो कंप्यूटर का काम ही करेगा, किसी बंदे को मैकेनिकल काम आता है तो मैकेनिकल काम करेगा। तो मैनेजमेंट पे उनकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या है उनको चेक किया जाएगा। एक लिखा है चरण सीमा। चरण सीमा का मतलब होता है जब न किस टाइम पे कहाँ तक जाके बंदा काम कर सकता है। इन्होंने चरण सीमा तो ऐसे होना चाहिए, मीन्स हर एक बंदा किस बेस पे तक जाके काम कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग प्रेशर में आके काम छोड़ ही देते हैं, छोड़ो मेरे बस का तो नहीं है, आज के बाद मैं कंपनी में नहीं आऊंगा, 4-5 अच्छी कुछ बातें सुना के कंपनी को चले जाते हैं। तो उन चीजों को भी चेक किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट में, एक्चुअल में बंदा काम करने के लायक है या नहीं है। बिजनेस स्किल कैन बी सब डिवाइडेड। मान लो बिजनेस की स्किल है, उसको भी आगे इन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रोफेशनल और मेथोडोलॉजिकल कंपनी, मीन्स कंपनी में प्रोफेशनल बंदे कौन से हैं और कौन से बंदे ऐसे हैं जो अलग अलग मेथड लगा के भी काम कर लेते हैं। मीन्स कलाकार आदमी भी फाइंड कर लेते हैं, उनमें भी एक ही टाइम पे कौन कौन से काम कर सकता है। लीडरशिप बिहेवियर, कंपनी का लीडरशिप बिहेवियर कैसा है। पूरे मैनेजमेंट में जो बंदे कुछ ऐसे भी होते हैं
जिनको लीड में रखा जाता है, तो वो बंदे लीड में कैसे करेंगे। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी में एंटरप्रेन्योरशिप वाले पर्सन कौन है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो बंदे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपकी एक बुक आएगी 5th सेमेस्टर में आती है शायद, एंटरप्रेन्योरशिप की आती है। वो सारी बुक इसी बेस पे है। अपनी कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत होती है, बिजनेस स्टार्ट करना कैपेबल नहीं, लेकिन वो बिजनेस अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं, छोटा सा बिजनेस, फिर छोटे से बिजनेस को एक्सपेंड करके बड़ा बनाते हैं। उस कला को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस चीज को भी ऑलवेज चेक किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट में। मैनेजमेंट ऑडिट में जब भी कदा कोई बात करेंगे, कुछ फंक्शन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आपका पेज नंबर इन्होंने दिए हुए हैं 247 में। सबसे पहले इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन मैनेजमेंट ऑडिट में देखे जा रहे हैं, मैनेजमेंट जो है पैसे को कैसे मैनेज कर रही है। दूसरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ने कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनाए हुए हैं। हेल्थ ऑफ अर्निंग, कंपनी की मैनेजमेंट जो है अर्निंग पे ऊपर कैसी है, मीन्स पैसे को इंक्रीज करवा रहे हैं, डिक्रीज करवा रहे हैं, किस बेस पे चल रहे हैं। सर्विस टू स्टेक होल्डर, कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर या फिर स्टेक होल्डर सभी इकट्ठे आ जाते हैं इसमें, उनकी सर्विसेज लेवल कैसे है, मीन्स उनको टाइम टू टाइम पैसे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट उनको इजिली बेस पे मैनेज कर रही है या नहीं कर रही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है। हमने मान लो कंपनी में IT डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसमें मेंबर भी रखे हुए हैं, क्वालिटी वगैरह वो चेक करते हैं, लेकिन उनको नॉलेज है या नहीं है, इस चीज को मैनेज किया जाता है, चेक किया जाएगा। डायरेक्टरेट एनालिसिस, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं जो कुछ बनाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको कैसे एनालिसिस आगे किया जाता है। डायरेक्टर ने कुछ रूल बनाया, उसको अप्लाई किया ही नहीं कंपनी में, आगे जो मैनेजमेंट वाले पर्सन जो हैं वो उसको आगे डील कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी चेक किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपकी हमेशा कंपनी में खर्चे और इनकम से ही डील करती है। ये अलग से कहीं पे टॉपिक कहीं भी हमने पढ़ा भी है। तो कंपनी अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर रही है प्लस खर्चों को कैसे मेंटेन कर रही है, भी मैनेजमेंट के ऊपर ही डील करता है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं देखना होता है भी कौन सा खर्चा करना है और कैसे इनकम को जनरेट करना है। किसी एम्प्लॉइज को बोला नहीं जाता जाओ भी कोई सामान अपनी बेस पे खर्चे करो कंपनी के, तो ऐसा कोई कुछ नहीं करता। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कंपनी ने प्रोडक्शन के लिए क्या प्लानिंग की हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या भीड़ का झुंड तो इकट्ठा नहीं किया हुआ कंपनी में, वो चीज को चेक किया जाएगा। सेल्स विगोर, सेल्स विगोर का मतलब कंपनी का सेल्स का जो चार्ट बन रहा है या सेल्स की वैल्यूज हैं उसका रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, मीन्स उनके चार्ट बनने चाहिए। एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन, एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कंपनी में जो प्लान बनते हैं उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। एक बंदा प्लान बनाता है और दूसरे बंदे उसको कैसे फॉलो करवाते हैं, या कौन से उनके किन किन लोगों के ऊपर प्लान जो है लागू होते हैं, ये सारी चीजें जो है चेक की जाती हैं मैनेजमेंट ऑडिट में। आगे आपके पास आया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट फंक्शन ऑडिट कौन कौन से फंक्शन में फॉलो किए, मीन्स कैसे कैसे आगे होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ सच ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट बी सेट अप। सबसे पहले तो यही जगह कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं सेट ऑफ किए, तो उनको जाते सबसे पहले बनाया जाए। सेकंड, ऑडिट एलोकेट्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन स्मॉल पार्ट्स। कंपनी में जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे मैनेजमेंट ऑडिट में उन ऑब्जेक्टिव को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कंपनी ये नहीं सोच के चलती भी हम ही अचीव करवाएंगे, सभी डिपार्टमेंट की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव होते हैं। थर्ड पॉइंट में ऑडिट रिव्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाता है, कंपनी का काम करने का तरीका, कंपनी की एसेट्स क्या है पूरी कंपनी में, और कंपनी कैसे उन चीजों को अपने गोल को अचीव करने में यूज कर रही है एसेट्स को। मैनेजमेंट ऑडिट एग्जामिन द ऑल स्कोप ऑफ वर्क एंड लायबिलिटी सेंटर्स। कंपनी में काम करने का स्कोप क्या है और कंपनी के लायबिलिटी सेंटर्स क्या है। लायबिलिटी सेंटर मतलब कंपनी कहाँ पे पैसा देना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल सजेशन टू द मैनेजमेंट आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द अबव ऑल फैक्ट्स। जितने फैक्ट्स हम ऊपर पढ़े हैं, जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है तो इन सभी चीजों को देखने के बाद अपनी तरफ से सजेशन भी मैनेजमेंट ऑडिट में मिलते हैं, क्योंकि जो बंदा आएगा आपके सारे पॉइंट जब चेक करेगा तो अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बताएगा भी, इस चीज को ऐसे हम सही कर सकते हैं। इसको मैनेजमेंट ऑडिट करने के हमें फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा यह होता है कि कंपनी के गोल जो हैं अचीव हो जाते हैं, इसलिए बेस पे उनको फॉर्मुलेट कर लिया जाता है, हर एक बंदे को ड्यूटीज जो है सेट कर दी जाती हैं। सेकंड, फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स। ये दोबारा पॉइंट उन्होंने आगे भी बताया भी, जब ड्यूटीज सबकी सेग्रेशन हो जाएंगी, इंश्योरेंस सबको मीन्स एश्योरेंस हो जाएगी उसकी जिम्मेवारी क्या क्या है, तो कंपनी के गोल जो अचीव हो जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। मैनेजमेंट को क्या है अपनी एक्टिविटीज और प्रोसीजर में जो है इंप्रूवमेंट करने में फायदा होता है मैनेजमेंट ऑडिट से। हेल्प ऑल मेंबर ऑफ मैनेजमेंट टू मेक इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज।
हर एक मेंबर्स को अपनी ड्यूटीज किस प्रकार से पूरी करनी है उसके बारे में पता लग जाता है। हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उनको अचीव करने में भी मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प करते हैं। ऑडिट टीम कहता मोस्टली कैसी होती है, ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी के 2 सर्च कंसल्टेंट होते हैं जो मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं। इसके लिए कोई 4 सीए वगैरह या किसी बंदे की जरूरत नहीं होती। जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं मींस कंपनी में जिनको काफी नॉलेज होती है, जो काफी पुराने एज पर्सन, जो मान के मतलब भी कोई भी इंडस्ट्री जैसे डिपार्टमेंट होती है, इंडस्ट्री में एक बंदा जरूर हेड बनाया होता है। मान लीजिए हमारे एरिया में जैसे मेडिकल, अभी लुधियाना की बात करें, जैसे मेडिकल एजेंसीज हैं तो मेडिकल की जितनी कंपनी उनमें से एक बंदा सुपर हेड बनाया होगा और उसके साथ में एक असिस्टेंट भी बनाया होता है। ऐसे 2 पर्सन अपनी पूरी कंपनीज का जो है ऑडिट करते हैं। तो ऐसे ही कि दो पर्सन को या फिर टॉप के एग्जीक्यूटिव पर्सन को ऑडिट टीम में रख दिया जाता है। तो पूरी कंपनी की आपकी एक तरह का क्या है, रिसर्च करते हैं पूरी कंपनी की, पूरे काम करने के तरीके को चेक करके बताते हैं इस काम को ऐसे कर लो तो आपका फायदा होगा। मैनेजमेंट ऑडिट की कहता हमें जरूरत क्यों पड़ी, कुछ रीजंस क्या होंगे। क्योंकि हमारी कंपनी में जो मान लो जो भी पर्सन्स काम करते हैं अपना काम प्रॉपर जी से नहीं कर पा रहे हैं, जब मैंने कंपनी अपने पैसे को प्रॉपर जी के हैंडल नहीं कर पाती है, ऑब्जेक्टिव बनाते कुछ हो रहा है, उनका प्रोसीजर कुछ और होता है, अचीव किसी और तरह से करने पड़ रहे हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए मीन्स जो भी हमारे क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटिव बेस्ड टर्म्स में जब हम फेल होते हैं तो हमें मैनेजमेंट ऑडिट करवाना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे भी हैं, बहुत सारी सिचुएशन। सबसे पहले लिखी है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट में कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट पीरियडिकली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजर्स। अलग अलग मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को आपने मेजर करना है, क्योंकि कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर होता है, सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। उनको मेजर करना चाहते हो तो आप मैनेजमेंट ऑडिट करवाओगे। ये जो ऑडिट होते हैं हाईली ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स ऐसे नहीं है भी कभी भी करवा लिया, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है तभी जाके करवाया जाता है। इट डज नॉट क्वेश्चन वेदर द प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड और नॉट। इसमें ये क्वेश्चन कभी नहीं होता कि हाँ प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तब जरूरत पड़ती है जब उनको लगता है हाँ कंपनी बिल्कुल डाउन में जा रही है, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट ऑडिट ही चेक किया जाता है। कंपनी डाउन होने के कारण ये नहीं होता कि कंपनी की सेल कम होगी, कई बार उनकी मैनेजमेंट भी उसके ऊपर इफेक्ट करती है। मेजर्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जब आपने अपने सभी मैनेजर्स की आउटपुट को क्वांटिटी में मेजर करना हो, मीन्स वो कैसे काम करके दे रहे हैं, हमें कहाँ का हमें फायदा करके दे रहे हैं, तब मैनेजमेंट ऑडिट होगा। अगर मान लीजिए कोई एजेंसी कंपनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती है या कंपनी का नाम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उस टाइम पे मैनेजमेंट ऑडिट हमेशा आता है। क्योंकि कोई भी एजेंसी आपकी कंपनी को आगे ले जाना चाहती है तो बाहर मार्केट में वैल्यू बनाना चाहती है तो पहले कंपनी का ऑडिट होगा, उसकी रेटिंग होती है कंपनी की, उस बेस पे मार्केट में फिर नाम बनता है। फॉरेन कोलैबोरेशन में आल्सो लाइक टू गेट मैनेजमेंट ऑडिट। बाहर की कंपनीज अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो पहले वो मैनेजमेंट ऑडिट जरूर करवाएंगे। बाहर वाले बंदे आपकी कंपनी को चेक करना जरूर चाहेंगे एक्चुअल में कंपनी में काम किस बेस पे होता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, अगर कोई मान लो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की कोई संस्था चाहती है मैनेजमेंट ऑडिट हो तो मैनेजमेंट ऑडिट होगा। इसमें कहता कुछ रूल्स होते हैं जो मैनेजमेंट ऑडिट होगा। सबसे पहला रूल्स है सर्व योर कस्टमर। इन्होंने लिखा है ऑडिट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑडिट, और कस्टमर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है, ऑडिट में रिव्यू तो दे रहा है, प्लस किसी प्रकार की कोई नुकसान जो लगता है ये चीज के नुकसान हमें हो रहे थे तो कस्टमर को उन चीजों की इन्फॉर्मेशन में बताता है, नुकसान नहीं, उनके फायदे क्या क्या निकल रहा है वो बताते हैं। यूज क्वालिफाइड पीपल, जब भी ऑडिटर मीन्स ये ऑडिट होगा हमेशा क्वालिफाइड पीपल्स को ही यूज किया जाता है। मीन्स पहले बोला भी 2 मेन मेंबर तो होते ही हैं जो टॉप के प्रोफेशनल होते हैं, उनको यूज किया जाता है। मेजर्स अगेंस्ट एग्रीड क्राइटेरिया, जिस चीज के बारे में बताया जाता है सिर्फ उसी को ही मेजर किया जाता है। मैनेजमेंट में जब मालूम होता है मैनेजर की रिपोर्ट्स फाइंड करने तो उन्हीं को ही फाइंड किया जाता है। यूज फैक्ट इन फॉर्म कंक्लूजन, हमेशा जो फैक्ट्स होंगे उनको एक फॉर्म के रूप में लेके आएंगे, उन फैक्ट्स को दिखाया जाएगा भी एक्चुअल में जो हमने रिपोर्ट्स फाइंड की हैं किस बेस पे फाइंड की हुई है। कुछ भी ऐसे ही बोल के नहीं चले जाएंगे, आए तो एक दिन में कंपनी में आए उन्होंने ऑडिट किया चले गए, वो पूरा का पूरा फैक्ट करेंगे, कहाँ पे उनको जाके लगा भी ये बंदा गलत था तो उस चीज में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको देंगे। इंस्टिलिंग ए डिजायर टू इम्प्रूव, हमेशा ये डील जो करते हैं कंपनी में इनकी एक डिजायर होती है कि इसको इम्प्रूव करना है। कंपनी का नुकसान करने के लिए कभी मैनेजमेंट ऑडिट नहीं होता, एक इच्छा होती है कि कंपनी को इम्प्रूव करना है और किस बेस में करना है। मैनेजमेंट ऑडिट के रूल्स में सबसे पहले ऑडिट के रूल्स होते हैं बी प्रिपेयर्ड, हमेशा पहले से रेडी होने चाहिए। डिस्क फॉर थ्रेड्स एंड पैटर्न्स, उनको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के हमें पैटर्न्स और रूल्स जो हमें यूज करने हैं।
लॉग दी कॉज एंड इफेक्ट्स, उस क्या कारण थे, उसका क्या नुकसान होगा जो हम काम करने जा रहे हैं, वो भी हमें पहले पता होना चाहिए। यूज दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हमेशा बिजनेस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही ऑडिट होगा। ये नहीं कि आए और अपने बंदे को 4-5 गालियां गोलियां देने ऑडिट स्टार्ट हो गया, उस बंदे को पकड़ के लिया, वैसी रिपोर्ट्स कभी नहीं मिलने वाली। मीन जैसे बिजनेस में कोई बंदा जिस हिसाब से मतलब जो रिस्क अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, उससे ऑडिट ही बात होगा। बहुत आज के लिए इतना ही भाई।